जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का चैप्टर सेकंड देखेंगे। यह राजनीति विज्ञान का पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड है, जिसमें हम लोक प्रशासन का विकास देखेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट बताया हुआ है, जिसमें आपको हमने बताया है लोक प्रशासन का अर्थ, महत्व एवं विशेषताएं और लोक प्रशासन का क्षेत्र हमने बता दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको चैप्टर फर्स्ट की वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। वहां से प्लेलिस्ट आपको BA 5th सेमेस्टर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हर एक चैप्टर का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। जैसे ही चैप्टर कराया जाता है वहाँ पर आपको नोट्स प्राप्त करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, प्राचीन में किस प्रकार से हुआ, फिर मॉडर्न युग में कितने चरणों में हुआ लोक प्रशासन का विकास। हमें पता है कि प्रशासन हमारे जीवन की दैनिक गतिविधियों से संबंधित है, क्योंकि प्रशासन से ही देश का शासन चल रहा है या आपके राज्य का शासन चल रहा है, तथा इसे एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि सरकार अध्यक्षता तथा कम लागत के साथ कैसे उत्कृष्ट कार्य कर सकती है। लोक प्रशासन आधुनिक युग समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लोक प्रशासन जो है, अगर हम आधुनिक समाज में देखें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जो लोक प्रशासन लोगों को सेवाएं प्रदान करने का एक साधन है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताया लोक प्रशासन का अर्थ है लोक धन प्रशासन, अर्थात लोगों का प्रशासन, जिसमें लोगों की समस्याओं को समझा जा सके, लोगों का देखभाल किया जा सके और उनकी सेवा किया जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन जो है लोगों को सेवा प्रदान करने का एक साधन है। समय के साथ साथ राज्य की गतिविधियों में भी परिवर्तन आया है, तथा राज्य को चलाने वाले लोक प्रशासक के स्वरूप में भी आधुनिक समय में लोक प्रशासन के स्वरूप को राज्य में परिवर्तित सामाजिक आर्थिक संदर्भ में देखा जा सकता है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जा रहा है। सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर उसका विकास अत्यधिक तेजी से हो रहा है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन के विकास का विश्लेषण जो है 5 चरणों में किया जा सकता है, जो कि हम आपको बताएंगे। 5 चरण हैं, जिसमें 5 चरणों के माध्यम से लोक प्रशासन का जो है विकास हुआ है। प्रथम चरण क्या है? राजनीति प्रशासन 2 विभाजन, मतलब राजनीति प्रशासन का विभाजन प्रथम चरण में हुआ था 1887 से 1926 तक। दूसरा चरण क्या है? प्रशासन के सिद्धांत, जिसमें 1927 से 1937 तक यह चरण चला था, जिसमें प्रशासन के सिद्धांतों का विकास हुआ था। तीसरे चरण में क्या हुआ था? चुनौतियों का युग। ये युद्ध नहीं, युग है। तो चुनौतियों का युग कौन सा था? 1938 से 1947 तक। चौथा चरण कौन सा है? अस्मिता का संकट, 1948 से 1950 तक, यह जो चौथा चरण चला था। पांचवा चरण है सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य, 1970 से अभी तक। अस्मिता का संकट जो है 1948 से 1970 तक था। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आगे आपको नोट्स में सही करवा दिया जाएगा। प्रथम चरण जो है राजनीति प्रशासन 2 भागों में विभाजन हुआ था। ये कब हुआ था? 1987 से 1926 तक। और दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? 1927 से 37 तक, जो कि प्रशासन के सिद्धांतों का विकास उसमें हुआ था। तीसरे चरण जो है 1938 से 1947, उसमें एक चुनौतियों का युग था, अर्थात लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1938 से 1947 के बीच में बहुत सी चुनौतियां आई थी। और अस्मिता का संकट जो है 1948 से 1950 तक था। और सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य 1970 से अभी तक चला आ रहा है। यह 5वां चरण है। अब हम हर एक चरण को आपको मतलब एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम चरण, राजनीति प्रशासन 2 विभाजन।
पहला चरण हमने बताया आपको, प्रथम चरण जो है राजनीति विभाजन है 1887 से 1926 तक। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में राज्य की भूमिका जो है एकदम न्यूनतम थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम में अर्थात समझ लीजिए 1850 से 1900 तक जो है एकदम न्यूनतम थी उसकी भूमिका। किसकी भूमिका? लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन के मौलिक सिद्धांत इन प्रारंभिक दिनों में भरे तथा यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण यही दौर था। अर्थात शुरुआत एक प्रकार से हम समझें तो 1887 के बाद से हुई थी। 1887 में वुड्रो विल्सन का एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था, जिसे लोक प्रशासन का प्रथम लेख माना जाता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोक प्रशासन का प्रथम लेख कौन सा है, तो वह है वुड्रो विल्सन ने 1887 में लिखा हुआ था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ये प्रथम लेख है। अभी हम आपको बताएंगे प्रथम पुस्तक कौन सी है लोक प्रशासन के शब्द के लेकर। वुड्रो विल्सन का मानना था कि प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, जिससे कि जो प्रशासन के क्षेत्र में सुधार कर सके तथा इस क्षेत्र की कमियों को कम कर सके। वुड्रो विल्सन जी का क्या मानना था कि प्रशासन के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, जिससे उसमें जो कमियां हैं उसको पता करके उसका सुधार किया जा सके। प्रथम लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। सर्वप्रथम जो लोक प्रशासन है इस शब्द का प्रयोग वुड्रो विल्सन ने ही किया था, इसलिए लोक प्रशासन जो है उसका जनक भी कहा जाता है किसे? वुड्रो विल्सन को। आगे हम देखेंगे 1887 में वुड्रो विल्सन जी द्वारा जो लेख लिखा गया, फिर उसके पश्चात 1900 में फ्रैंक जे ने गुडनो का लेख पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ। 1887 में वुड्रो विल्सन ने प्रकाशित किया, जिससे लोक प्रशासन की शुरुआत हुई एक प्रकार से। फिर 1900 में फ्रैंक जे गुडनो का एक लेख आया पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, मतलब प्रथम चरण में जो इम्पॉर्टेंट कार्य हुए थे जिससे लोक प्रशासन का विकास हुआ था, वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। 1900 में फ्रैंक जे गुडनो का लेख जब आया पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ, और इन्होंने इस लेख में कहा कि राजनीति तथा प्रशासन को अलग करने की बात बताई है। फ्रैंक जे गुडनो ने क्या बताया है अपने इस पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में? उन्होंने कहा है कि राजनीति तथा प्रशासन को अलग करने की बात की है तथा इसे सरकार के दो अलग अलग कार्यों के रूप में माना है। तो यहाँ पर देखिए विभाजन आपको दिखाई देता है, प्रशासन का विभाजन, राजनीति विभाजन। तो फ्रैंक जे गुडनो ने क्या कहा है कि राजनीति तथा प्रशासन को अलग अलग अर्थात दो अलग अलग कार्यों के रूप में जाना चाहिए। आगे फिर हम देखेंगे, आगे हैं कौन? 1914 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की समिति ने सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण का अपना प्रतिवेदन दिया। फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र में अगला एक इम्पॉर्टेंट कार्य क्या हुआ? 1914 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की समिति ने सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को तैयार करने का लिए प्रशिक्षण का अपना प्रतिवेदन दिया। फिर 1912 में लोक सेवा के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण पर समिति की स्थापना की गई थी। फिर 1914 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की समिति के द्वारा जो ये कार्य किया गया, 1914 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोक प्रशासन को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था एक स्कूलों की अनुशंसा की गई। अर्थात 1914 में जो कमेटी में एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें कहा गया कि लोक प्रशासन को प्रशिक्षित करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था, विशेष व्यवस्था स्कूलों में प्राप्त कराई जाए। आगे देखेंगे हम। उसके पश्चात फिर 1920 के दशक में प्रशासन ने एल.डी. वाइट के प्रकाशन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना प्रारंभ किया और इस पुस्तक हैट इस क्षेत्र की प्रथम पुस्तक के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रथम लेख किसका था? वुड्रो विल्सन का। और प्रथम पुस्तक किसने लिखा हुआ है? एल.डी. वाइट ने। प्रथम जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें क्या बताया गया? इसके
शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना शुरुआत इसमें बात बताई गई। तो आप याद कर लीजिए प्रथम लेख कौन सा था, वुड्रो विल्सन जी द्वारा बताया गया था, और प्रथम जो पुस्तक है वो एल.डी. वाइट जी द्वारा बताया गया था। इतना विकास जो है लोक प्रशासन का विकास इन क्रमों में प्रथम चरण में हुआ था। दूसरा चरण जो है वह प्रकाशन के सिद्धांत है। दूसरे चरण में क्या हुआ था, प्रकाशन का सिद्धांत, जो कि 1927 से 1937 तक हुआ। इसमें क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोक प्रशासन तथा राज्य के रूप में एक वैचारिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक सुधारवाद पर बल दिया गया था, ना कि पारंपरिक रूढ़िवादी पर। इसमें जो है सामाजिक सुधारवाद पर बल दिया गया था, ना कि पारंपरिक रूढ़िवादी पर। और इसी दौरान जनता को निजी प्रशासन के बारे में ज्ञान होने लगा। दूसरे चरण के शुरुआत में ही, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही किसका ज्ञान होने लगा, इन्हें निजी प्रशासन का ज्ञान होने लगा। और 20वीं शताब्दी में ये जो लोक प्रशासन का कार्य हुआ, इसमें एक वैचारिक परिवर्तन क्या हुआ कि इसमें सामाजिक सुधारवाद पर बल न देकर, बल्कि मतलब सामाजिक सुधारवाद पर बल दिया गया, पारंपरिक रूढ़िवादी पर नहीं दिया गया। लोक प्रशासन के सिद्धांत पर W.H. विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के क्षेत्र में दूसरी पुस्तक के रूप में उभरी, जिसने प्रशासन के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया। यदि प्रशासन इन सिद्धांतों को लागू करना सीख ले तो वह अपने कार्यों को अच्छे रूप से कर सकते हैं। W.H. विलोबी की पुस्तक जो थी लोक प्रशासन के क्षेत्र में दूसरी पुस्तक के रूप में जानी जाती है, और उन्होंने प्रशासन के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अधिक बल दिया। और W.H. विलोबी जी ने कहा कि प्रशासन अगर इन सिद्धांतों पर कार्य करती है, जो सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक में बताए, वो कहते हैं कि इन सिद्धांतों पर को अगर लागू करती है, सीख लेती है, तो वह अपने कार्यों को अच्छे रूप से कर सकती है। हेनरी फेयोल फिर आते हैं। हेनरी फेयोल की पुस्तक जो है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1930 ने संगठन के विषय में 14 सिद्धांतों की विवेचना की। उसके पश्चात मैरी पार्कर का क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में आया। ये सब पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए अगर आप नोट करना चाहते हैं, क्योंकि लिख कर याद करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये नोट्स तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, तो एक बार आप यहाँ पर आसानी से पढ़ लीजिए, फिर नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे गुलिक और उर्विक ने पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 ने संगठन के साथ सिद्धांतों के विषय में विस्तार बताया था। इस चरण में लोक प्रशासन के सभी विचारकों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अधिक बल दिया था। किसने? दूसरे चरण के जो लोग थे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, लोक प्रशासन के सभी विचारक जो थे वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अधिक बल देते थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के नियम उपस्थित हैं जिन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। फिर अगला कौन सा चरण आता है? तीसरा चरण, जिसे चुनौतियों का युग कहा जाता है। तीसरा चरण को क्या कहा जाता है? चुनौतियों का युग। ये 1938 से 1947 तक चला था। इस चरण में निजी क्षेत्र तथा बाजार नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहे और बाजार को राज्य के नियंत्रण में लेना पड़ा। जो निजी क्षेत्र थे वह बाजार के नागरिकों की जो आवश्यकताएं थे उसको पूर्ण ना कर सके, तो इससे क्या करना पड़ा कि राज्य को उसका नियंत्रण लेना पड़ा। इस दौर में यह देखा गया कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। लोक सेवा के कार्यों में न केवल कानून तथा व्यवस्था बनाना सम्मिलित है, अपितु सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। इस समय के दौरान 1940 के दशक में वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना की गई। 1940 के दशक में जो वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया था दूसरे चरण में, उसी की आलोचना की गई। इस दौरान यह अनुभव किया गया कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देना आवश्यक नहीं है, अपितु मानव के पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। 1940 के दशक में उनका यह अनुभव प्राप्त हुआ कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देना आवश्यक नहीं है, बल्कि मानव के पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई विचारक जैसे एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड तथा आदि विचारकों ने लोक प्रशासन में
मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया। तीसरे चरण में देखिए जो चुनौतियों का युग है, इसमें लोग मानव पक्ष पर अधिक बल दे रहे हैं। और दूसरे चरण में क्या हुआ था, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दे रहे थे। और इसी दौरान यह मान लिया गया कि प्रशासन तथा राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। फ्रिट्ज मार्क्स ने 1946 में एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला खंड तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन तथा राजनीति के विभाजन पर प्रश्न उठाया था। राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन को चुनौती देने वालों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन के प्रशासन कभी भी राजनीति से पृथक नहीं रहा। अब आगे हम देखेंगे चौथा चरण। चौथा चरण क्या है, अस्मिता का संकट 1948 से 1970 तक। इस चरण के दौरान वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण पर बल दिया गया। चौथे चरण में देखिए, दूसरे चरण में क्या हुआ था, वैज्ञानिक सिद्धांतों की जो है बल दिया गया था। प्रथम चरण में क्या हुआ था, राज्यों का राजनीतिक विभाजन हुआ था, मतलब लोक प्रशासन में राजनीतिक विभाजन हुआ था। दूसरे चरण में वैज्ञानिक सिद्धांतों पर सबसे अधिक बल दिया गया था। तीसरे चरण में वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना करके मानवीय पक्षों पर बल दिया गया था। और चौथा चरण जो आया है उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण पर बल दिया गया है। अर्थात तीसरे चौथे दोनों में वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना की गई है। यह चरण 1947 में साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तथा रॉबर्ट बाहर के निबंध साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन से आरंभ हुआ। चौथे चरण की शुरुआत कैसे हुई, जब 1947 में साइमन ने एक पुस्तक लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तथा रॉबर्ट बाहर ने एक निबंध लिखा साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्हीं दोनों पुस्तकों और निबंधों के माध्यम से चौथे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें क्या मुख्य रहा, अस्मिता का संकट, जो कि 1948 से 1970 तक चला। साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत को बताने के साथ साथ प्रशासन के वैज्ञानिक विश्लेषण को भी महत्व दिया। साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत को बताने के साथ साथ प्रशासन के वैज्ञानिक विश्लेषण को भी महत्व दिया। उन्होंने नीति निर्माण के तर्क संगत सिद्धांतों पर बल दिया, जिसमें साधन तथा साध्य के मध्य संबंध पर प्रकाश डाला। साधन और साध्य के मध्य एक संबंध पर प्रकाश डाला। साइमन ने कहा कि प्रशासनिक सिद्धांत मानव इच्छाओं के तर्क तथा मनोविज्ञान से लिए गए हैं। आगे देखेंगे, इस चरण में प्रकाश के विकास में 3 महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख किया गया है। पहली समस्या क्या है, पहली समस्या में यह बताया गया है कि विज्ञान मूल्य मुक्त है, जबकि मूल्य प्रशासन को प्रभावित करता है। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करें तो वह मूल्य मुक्त है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो वह मूल्य से ही प्रभावित होती है। दूसरा समस्या क्या है, दूसरी समस्या में कहा गया कि लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास के लिए मानवीय पक्षों का अध्ययन आवश्यक है, जो कि आपके तीसरे चरण में बल दिया गया था मानवीय पक्षों पर। मानव का व्यवहार विविधताओं से भरा हुआ है तथा पूरी तरह निरीक्षण करना असंभव है। मानव का जो व्यवहार है उसमें बहुत सी डिफ्रेंसिएशंस है, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता है, और उसका अगर हम पूरी तरह से निरीक्षण करना चाहें, पूरी तरह से जांच करना चाहें मानव के व्यवहार का, तो करना असंभव है। और तीसरी समस्या क्या है, तीसरी समस्या के अंतर्गत यह कहा गया कि सीमित राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक संदर्भों के लिए दिए गए उदाहरणों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांत का पता लगाना की प्रवृत्ति है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा लास्ट चरण जो है लोक प्रशासन के विकास का, वह है 5वां चरण, और जिसमें सार्वजनिक नीति तथा परिप्रेक्ष्य की बातें हुई हैं। 1970 से आगे तक इसका चरण चला था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। नए राष्ट्र का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नए राष्ट्रों का दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हुआ, तथा लोक प्रशासन के अध्ययन में नवीन प्रवृत्ति प्रस्तुत की गई थी।
पश्चिमी विद्वान, विशेष रूप से अमेरिका के विद्वानों के नए स्वतंत्र राष्ट्र की प्रशासनिक प्रकृति का अध्ययन करने में अधिक रुचि व्यक्त की और इस चरण के दौरान लोक प्रशासन में नव लोक प्रशासन परिप्रेक्ष्य का उधर भी देखा जा सकता है। 1960 के दशक के अंत में लोक प्रशासन की समकालीन प्रकृति पर प्रश्न उठाए गए थे और इस चरण के दौरान नई नीतियों को बनाने के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण अनुशासन के ऊपर उभर कर सामने आया था। नीतियों को बनाने के लिए स्कूलों में एक महत्वपूर्ण अनुशासन का समय आया था जिसमें नौकरशाही को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे और इसमें प्रतिस्पर्धा तथा निजीकरण पर बल दिया गया। इस स्कूल का मानना है कि नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। इसके अंतर्गत के प्रभुत्व को बाजार की भूमिका के ने चुनौती दी। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के हितों को ध्यान में रखना, पारंपरिक नौकरशाही को कम करना तथा लोकतांत्रिककरण तथा विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना था इस चरण का मुख्य उद्देश्य। आगे देखेंगे 1980 के दशक से ही वैश्वीकरण के द्वार में सुशासन को अधिक महत्व दिया जा रहा है। वैश्वीकरण के साथ साथ राज्य की प्रकृति परिवर्तन हो गई है, प्रशासन के रूप में भी परिवर्तन आया है तथा राज्य के बीच मध्य बातचीत बड़ी होती चली जा रही है, बड़ी है। ये था आपका चैप्टर। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अभी तुरंत ही वीडियो के बाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ और किसी सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज आप सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यह बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।